दिस इज पार्ट 2 ऑफ प्रैक्टिसिंग लेटेस्ट पीवाईक्यूज फ्रॉम ब्रिटिश लिटरेचर। आज के वीडियो में हम देखेंगे हमारे लेटेस्ट क्वेश्चंस जो कि ब्रिटिश लिटरेचर से पूछे गए थे। इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर डाल दिया है एंड क्योंकि आपके एग्जाम नजदीक आ रहे हैं तो और भी बहुत सारे सेक्शंस के जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ जो आपको मेरे चैनल पर इजीली अवेलेबल हो जाएंगे इन दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट जिसका नाम है क्वेश्चन बैंक। 68 लेसन्स अभी आप इसके अंदर देख सकते हो दैट आर एम्पल ऑफ वीडियोस जो आपको हेल्प करेंगे इन प्रैक्टिसिंग लेटेस्ट एज वेल एज ओल्डेस्ट क्वेश्चन। तो इस प्लेलिस्ट को अपने एग्जाम से पहले जरूर देखना एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो बाकी लेसन्स इन बाकी लेक्चर्स को भी अवेल करने में तो आप जरूर से इन प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के क्वेश्चंस को देखना और समझेंगे कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस हम लोग से पूछे जा रहे हैं and what are the efforts that this paper is now demanding from us. So let's go. जनवरी 2025 में हमसे पूछा गया है एक बड़ा ही रिपीटेड एंड कॉमन क्वेश्चन फ्रॉम ब्रिटिश लिटरेचर जहां पर आपसे पूछा गया है कि इन 4 पोएट्रीज में से टर्जा रायमा पोएटिक फॉर्म कौन सी पोएट्री यूज करती है। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन जिसका आंसर है पीबी शेली की ओड टू द वेस्ट विंड। अब आपको टर्जा रामा के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए जो एक ऐसा पोएटिकल फॉर्म होता है जो बहुत ज्यादा म्यूजिकल एंड स्ट्रक्चरली कनेक्टेड होता है। ये ओरिजिनेट करता है आपके दांते एलिग्री की डिवाइन कॉमेडी से। ये जो स्टैंजा फॉर्म होता है वो 3 लाइनों से मिलकर बना होता है जिसे हम मिलाकर बोलते हैं टर्सेट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक इंटरलॉकिंग राइमिंग सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। माने ए बी सी बी एंड सी डी सी। मतलब एक स्टैंजा का जो मिडिल राइम है वो कंटिन्यू करेगा विद द स्टार्टिंग वन। अगेन जो मिडिल राइम है वो कंटिन्यू करेगा विद द स्टार्टिंग वन। तो इससे एक बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूजिकल इफेक्ट क्रिएट होता है, कॉन्टिन्यूटी क्रिएट होती है एंड म्यूजिकल फ्लो बनता है। ये जो आपकी पोइट्री है ओड टू द वेस्ट विंड is considered one of the greatest poems in romanticism because ये नेचर, पॉलिटिक्स, रेवोल्यूशन, इमेजिनेशन और पोएटिक इंस्पिरेशन के बारे में बात करती है। अगेन अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यू कैन सी द लाइंस कि आप यहाँ देखोगे कि ये जो बी वाला मिडिल राइम है डेड से खत्म हो रहा है, देन दूसरा स्टैंजा आपका जब स्टार्ट होगा तो वो भी एंड होगा आपके बी वाले ही पार्ट से। तो ये इंटरलॉकिंग चेन ऑफ राइम्स टर्जा रायमा का हॉलमार्क बन जाता है एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम यू। जून 2025 में आपसे ब्रिटिश लिटरेचर से एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है विच डिमांड्स ऑल द डिटेल्स ऑफ अ वन सिंगल राइटर। इनके वर्क्स भी पूछ लिए हैं, उनकी लाइफ भी पूछ ली है, उनकी स्कूलिंग भी पूछ ली है। तो यू मस्ट नो इंटायर बायोग्राफी ऑफ अ सिंगल राइटर। आइए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। चार्ल्स लैम्ब वाज अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंड ऑफ कोलरिज and defender of the poetic creed of Wordsworth. Now this is a complete true statement because Charles Lamb रोमांटिक एज के वन ऑफ द बेस्ट एसेइस्ट माने जाते हैं। इनकी अच्छी दोस्ती थी कोलरिज के साथ क्योंकि दोनों साथ में सेम स्कूल गए थे, द क्राइस्ट हॉस्पिटल स्कूल। तो इनकी अच्छी दोस्ती थी एंड अलोंग विद दैट कि बहुत ज्यादा पसंद करते थे हमारे वर्ड्सवर्थ के पोएटिक प्रिंसिपल्स को। जब वर्ड्सवर्थ के ऊपर सारे क्रिटिक्स अटैक कर रहे थे फॉर हिज new style of preferring the nature and the countryside setup, तो इनको बहुत हेट मिल रही थी। वहीं चार्ल्स लैम्ब आते हैं और इनके प्रिंसिपल्स को डिफेंड करते हैं। तो ए बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर बी, द लंडन क्राउड विद इट्स प्लेजर एंड ऑक्यूपेशंस नेवर अट्रैक्टेड चार्ल्स लैम्ब। अब ये एक कैची स्टेटमेंट है जो बच्चे को लगेगा कि सही बात है, अगर ये रोमांटिक एरा को बिलोंग करते हैं तो इनको कहाँ बिजी सिटी लाइफ अच्छी लगती होगी। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है एब्सोल्युटली फॉल्स है। अगर आपने चार्ल्स लैम्ब के एसेज विच इज एसेज ऑफ इलिया पढ़ा है तो उसके अंदर आप देखेंगे कि बिजी लंदन स्ट्रीट्स एंड उनका जो बिजी लाइफस्टाइल होता है, क्राउड को एंड सिटी लाइफ को ये बहुत ज्यादा पसंद करते थे एंड अपने हर एसे में बिजी स्ट्रीट्स ऑफ लंदन का एक अच्छा इमेजिनेटिव पोर्ट्रेट बनाते थे। तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। Option number C. Charles Lamb gave us the best pen portraits of Coleridge, Hazlitt, Landor, Hood and many more of the interesting men and women of his age. Again ये statement बिल्कुल true है।
अपने जो चार्ल्स लैम्ब अपने एसेज ऑफ इलिया के अंदर इतना विविड डिस्क्रिप्शन करते हैं कोलरिज, हैजलिट और इन सभी राइटर्स का। ही, यू ऑल नो, ही इज नोन एज द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज। ये इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन करते हैं किसी भी पर्सन का कि वो ऐसा लगने लगेगा कि सामने ही आपके बंदा बैठा हुआ है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स लैम्ब रोट एसेज ऑफ इलिया, करेक्ट। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, करेक्ट। एंड द रिवोल्ट ऑफ द टार्टार्स। अब अगेन ये बच्चों को परेशान करने के लिए कि देखो स्टार्टिंग वाले 2 ऑप्शंस बिल्कुल सही है, पर ये वाला एक लेसर नोन वर्क है, तो आपको लगेगा कि होगा यार इनका कोई वर्क, लेकिन ये ऑप्शन गलत हो जाएगा बिकॉज ये वर्क थॉमस डे क्विंसी ने लिखा है। आपके चार्ल्स लैम्ब के जो वर्क्स है एसेज ऑफ इलिया एंड टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, इनके वर्क हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई, Lamb was especially fond of old writers and was apparently unable to express his new thought without using their old quaint expressions. Now, this is an absolute true statement कि आपके जो चार्ल्स लैम्ब थे वो रेनेसा राइटर्स एंड 16 to 17 सेंचुरी राइटर्स को बहुत ज्यादा एडमायर करते थे, टू द पॉइंट कि ना सिर्फ उनकी पर्सनालिटी या वर्क्स को पसंद करते थे, उनका जो राइटिंग स्टाइल था उनको अपने वर्क्स में उतारते थे, काफी ज्यादा ओल्ड एंड एंटीक वर्ड्स ये लिखा करते थे। सो इन दैट केस आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा ACNE। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपसे कहना चाहूंगी, whenever you read a major writer, तो ध्यान दिया करिए कि उनकी बायोग्राफी को आप अच्छे से डिटेल में पढ़ें। जून 2025 में पूछा गया है आपसे एक बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम ब्रिटिश लिटरेचर, जहां पर आपको आइडेंटिफाई करना है द सबटाइटल ऑफ ओलिवर गोल्डस्मिथ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द ट्रैवलर। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस काफी ज्यादा रिपीट होने लगे हैं अब आपके एग्जाम में, तो मेक श्योर जब आप टाइटल पढ़ें किसी इंपॉर्टेंट राइटर के वर्क का तो उसका सब टाइटल भी जरूर से तैयार करें। द ट्रैवलर जो कि एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, इसका सब टाइटल है अ प्रोस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी। ओलिवर गोल्डस्मिथ जो कि नॉवेलिस्ट एंड ड्रामेटिस्ट माने जाते हैं, काफी फेमस 18th सेंचुरी के, वो सिंपल लैंग्वेज एंड ह्यूमरस स्टाइल में अपने वर्क्स को लिखते हैं। इनकी ये 4 वर्क्स, द ट्रैवलर, द डेजर्टेड विलेज, द विकार ऑफ द वेकफील्ड एंड शी स्टूप्स टू कॉन्कर, कई बार आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस के रूप में पूछे गए हैं, तो मेक श्योर आप इनसे डिटेल में अपने क्वेश्चंस को तैयार करें। एंड ये जो पर्टिकुलर पोएम है वो एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, क्योंकि इसके अंदर आपके गोल्डस्मिथ के एक्सपीरियंसेस, सेल्फ एक्सपीरियंस जो उन्होंने किया था वाइल ट्रैवलिंग अक्रॉस यूरोप, वो कई सारी सोसाइटीज को देखना चाहते थे कि आखिर इंसान को खुशी कहाँ पर मिलती है या कौन सी सोसाइटी उनके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा बेहतर है। तो वो गवर्नमेंट, कल्चर, लाइफस्टाइल एंड सोशल कंडीशंस को देखते हैं अक्रॉस डिफरेंट सोसाइटीज ऑफ यूरोप, और अंत में ये पाते हैं कि कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं होती है और एक इंसान की खुशी डिपेंड करती है उसके खुद के मेंटल एटीट्यूड पे रादर देन ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम्स और द वेल्थ ही ओन्स। तो ये वर्क आपको डिटेल में जरूर से पढ़ना चाहिए। जनवरी 2025 में ब्रिटिश लिटरेचर से पूछा गया है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विच सेज, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद एंडिंग द सिस्टम ऑफ पेट्रोनेज विद हिज लेटर टू लॉर्ड चेस्टरफील्ड। अब इसका आंसर है सैमुअल जॉनसन, पर यहाँ पर आपको रुक नहीं जाना है, थोड़ी सी आपको बैक इंफॉर्मेशन जरूर से पता होनी चाहिए। लिटरेचर का हर बच्चा जानता है कि चौसर के टाइम से लिटरेचर के अंदर पेट्रोनेज का सिस्टम चलता है, माने कि देयर इज अ रिच नोबल मैन, अ किंग और अ मैन ऑफ लेटर्स एंड देयर इज अ राइटर। तो ये दोनों आपस में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं, जहां पर आपका जो राइटर होता है वो अपने वर्क्स को लिखता है एंड डेडिकेट करता है, या फिर वो अच्छी अच्छी बातें लिखता है एक रिच नोबल मैन या किंग के बारे में, या फिर उस पर्टिकुलर किंग का जो प्रोपेगेंडा जनता तक पहुंचाना होता है उसको अपने वर्क्स में इंक्लूड करता है। ऐसा करने से आपके रिच नोबल मैन को फायदा मिलता है एंड वो फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं आपके राइटर्स को, जिनसे राइटर्स का जीवन चलता है। अब सैमुअल जॉनसन के भी जीवन में देयर वाज अ रिच नोबल मैन जिनका नाम है लॉर्ड चेस्टरफील्ड, जिनको वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनके जो 9 साल की इतनी बड़ी स्ट्रगलिंग जर्नी थी ऑफ राइटिंग द हेफ्टी वर्क ऑफ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वो मदद करेंगे हमारे सैमुअल जॉनसन की, जो ऑलमोस्ट पॉवर्टी में जी रहे थे, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन लॉर्ड चेस्टरफील्ड ने बिल्कुल भी इनकी मदद नहीं की,
और ही इग्नोर्ड हिम एंड हिज स्ट्रगल्स। लेकिन जब ये वर्क पूरा तैयार हो जाता है एंड इट बिकम्स अ सक्सेसफुल वर्क, तो ये बड़ी जल्दी सामने आ जाते हैं लॉर्ड चेस्टरफील्ड और पब्लिकली इनको प्रेज करने लगते हैं। बेसिकली सैमुअल जॉनसन की सक्सेस से अपने आप को अटैच करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे सैमुअल जॉनसन एक बहुत ही डिग्निफाइड मूव लेते हैं कि वो एक लेटर लिखते हैं अपने इन लॉर्ड चेस्टरफील्ड को, कहते हैं कि अब मुझे आपके पेट्रोनेज की कोई नीड नहीं है। एक असली पेट्रन वो होता है जो स्ट्रगलिंग फेस में आपके काम आए, ना कि तब जब आप सक्सीड हो चुके हो और क्रेडिट लेने पहुंच जाए। सो दिस वेरी मूवमेंट बिकम्स द एंडिंग ऑफ द पेट्रोनेज सिस्टम इन इंग्लिश लिटरेचर, जिसका क्रेडिट जाता है हमारे सैमुअल जॉनसन को। जून 2025 में आपसे एक बड़ा ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम ब्रिटिश लिटरेचर विच सेज इन हाउ मेनी वॉल्यूम्स जॉर्ज इलियट्स मिडलमार्च वाज फर्स्ट पब्लिश्ड। मिडलमार्च इज वन ऑफ द वेरी सेलिब्रेटेड वर्क ऑफ विक्टोरियन एरा। हमारी जॉर्ज इलियट का जो एक्चुअल नेम है वो है मैरी एन इवांस, बिकॉज शी वॉज अ फीमेल राइटर इन द विक्टोरियन एरा, जहां पर फीमेल राइटर्स को इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी। तो ये एक स्यूडोनिम अज्यूम कर लेती हैं, जिनकी वजह से इनके वर्क्स को सीरियसली लिया जाए। ये जो वर्क है मिडिल मार्च अ स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ वाज फर्स्ट पब्लिश्ड बिटवीन 1871 से लेके 1872 के बीच में इनटू 8 वॉल्यूम्स, जिनको कभी कभी हम 8 इंस्टॉलमेंट्स भी कहते हैं। दिस वॉज नॉट अ सिंगल बुक जो एक ही बार में पब्लिश हो गई थी। इन्होंने और इनके पब्लिशर ने तय किया था कि इसको हम लोग छोटे छोटे वॉल्यूम्स में पब्लिश करेंगे। जैसे आजकल आपके नेटफ्लिक्स पे सीजन्स नहीं आते हैं, पहला सीजन दूसरा सीजन, तो यू गेट वेरी एक्साइटेड। तो उसी तरीके से इनका भी जो वर्क है मिडिल मार्च, जो मैरिज, एजुकेशन, वुमेन्स रोल ऑफ प्रोविंशियल लाइफ की सोसाइटी के बारे में दिखाता है, वो 8 सेपरेट वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ था। नाउ बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन आई वांट टू टेल यू कि जॉर्ज इलियट या मैरी एन इवांस आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है। इनका फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क आपसे पूछा जाता है, लास्ट पब्लिश्ड वर्क पूछा जाता है, एंड इनके जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनसे कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन, सेटिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से इसको तैयार करें। जनवरी 2025 में आपसे पूछा गया है एक बड़ा ही इजी क्वेश्चन, बट यू विल ओनली नो दिस इफ यू हैव रेड द बायोग्राफी ऑफ द पर्टिकुलर राइटर। Who among the following illustrated the works of Thomas Gray and Robert Blair? अब ये तो दोनों important writers हैं, लेकिन आपसे पूछा गया है कि इनके works की illustration किसने की थी? Your correct answer is William Blake. विलियम ब्लेक हमारे रोमांटिक एज के बड़े ही इंपॉर्टेंट राइटर माने जाते हैं, जो कि ना सिर्फ एक पोएट थे, वो एक पेंटर भी थे, वो इनग्रेवर भी थे, वो एक मिस्टिक भी थे एंड एक विजनरी थिंकर थे। अपनी पूरी लाइफ उनको लोगों ने स्ट्रेंज एंड इसेंट्रिक का टैग दिया, लेटर टू रियलाइज दैट ही वाज सच अ जीनियस। इनके कई सारे वर्क्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सॉन्ग्स ऑफ एक्सीलेंस, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, टाइगर, मिल्टन, जेरूसलम, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। तो इन पोएट्री के अलावा इन्होंने काफी सारी इलस्ट्रेशंस की हैं फॉर मेनी राइटर्स, जैसे कि आपके रॉबर्ट ब्लेयर के वर्क ग्रेव के लिए इलस्ट्रेशंस फॉर थॉमस ग्रे, देन इलस्ट्रेशंस फॉर दांते, इनका जो दांते डिवाइन कॉमेडी, बहुत सारे सीन्स इन्होंने पोर्ट्रे किए हैं। इलस्ट्रेशंस फॉर द बाइबल, देन बहुत सारे ये बिब्लिकल थीम्स के ऊपर इन्होंने पेंटिंग्स एंड इलस्ट्रेशंस बनाई हुई हैं। इलस्ट्रेशंस ऑफ द बुक ऑफ जॉब, द एंशिएंट डेज। तो ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइटर, जिनकी पोएम्स के साथ साथ उनकी इलस्ट्रेशन से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जून 2025 में आपसे एक ब्रिटिश लिटरेचर से क्वेश्चन पूछा गया है, where you have to identify the poem. My babe so beautiful it thrills my heart with tender gladness thus to look at thee. This is a famous poem by Samuel Taylor Coleridge, जिसका नाम है Frost at Midnight. सैमुअल टेलर कोलरिज के कई सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो आपको अपने एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। वी ऑल नो हिम एज वन ऑफ द फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक राइटर्स, जो कि एक फिलोसोफर, क्रिटिक एंड थिंकर रहे हैं अलोंग विद दीज ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ रोमांटिक एरा। ही इज basically and most famously known for collaborating lyrical ballet in 1798 with Wordsworth, जो बहुत सारे important poetries को लिख चुके हैं, like Rime of the Ancient Mariner, Kubla Khan and Christabel. Now
फ्रॉस्ट एट मिडनाइट इनकी एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट पोएम है जो कि कन्वर्सेशनल पोएम्स के जॉनरा के अंदर आती हैं। ये ऐसी टाइप की आपकी पोइट्री या जॉनरा माना जाता है जो कि ब्लैंक वर्ड्स में लिखी जाती है एंड इसकी जो टोन होती है वो इनफॉर्मल एंड पर्सनल होती है। इन दिस पर्टिकुलर पोएट्री ये जो पोएम है वो पर्सनल है, रिफ्लेक्टिव है, मेडिटेटिव है एंड अगेन एक कन्वर्सेशनल टोन में है, जहां पर लाइक ऑल द फादर्स ही इज सिटिंग अवेक एट मिडनाइट अपने इन्फेंट सन हार्टली के सामने एंड उसको देखते देखते, अपने बच्चे को देखते देखते ही इज ट्राइंग टू रिमेम्बर हिज लोनली चाइल्डहुड। फिर ये नेचर के बारे में देखते हैं, बात करते हैं, सेटिंग को बहुत ही ब्यूटीफुल वे में हमें इमेजिन कराते हैं बीइंग अ रोमांटिक राइटर एंड अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में जो होप्स हैं, जो डर हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं इन दिस पर्टिकुलर पोएम ना। ये तो आपको पता चल गया, बाकी जो ऑप्शंस हैं वो भी आपको आइडेंटिफाई होने चाहिए। अ प्रेयर फॉर माय डॉटर डब्ल्यू बी येट्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फेमस पोएट्री है, तो आपको ये भी पढ़ी हुई होनी चाहिए। लूसी ग्रे हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएट्री है एंड ओड ऑन मेलांकली जॉन कीट्स की वन ऑफ द फेमस ओड्स मानी जाती है, तो आप इनके बारे में भी थोड़ा सा सर्च जरूर से करिए। जनवरी 2025 में आपसे पूछा गया है एक क्वेश्चन फ्रॉम मोस्ट रिपीटेड वर्क ऑफ योर ओलिवर गोल्डस्मिथ। द फेमस शॉर्ट पोएम एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग अपीयर्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग 18th सेंचुरी नॉवेल्स। तो इस नॉवल का नाम है द विकार ऑफ द वेकफील्ड बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ, जो कि वन ऑफ द बेस्ट नोन वर्क्स मानी जाती हैं 18th सेंचुरी फिक्शन के अंदर, जिसके अंदर फैमिली ड्रामा और उनके मॉरल्स की कहानी दिखाई गई है। दिस इज द स्टोरी ऑफ द इंटायर प्रिमरोज फैमिली, जहां पर आपके जो डॉक्टर चार्ल्स प्रिमरोज होते हैं, इज द क्लर्जी मैन, उनकी पूरी कहानी दिखाई गई है कि किस तरीके से ही बीइंग अ काइंड एंड ऑप्टिमिस्टिक विलेज विकार माने कि क्लर्जी मैन बहुत दुखों और बहुत सारे डिजास्टर्स एंड फाइनेंशियल रुइन से गुजरते हैं। तो उसके अंदर डॉक्टर चार्ल्स प्रिमरोज नरेट करते हैं एक पोएट्री को, एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग। अब देखने में लगता है कि ये बड़ी सीरियस एंड मोurnful पोएट्री होगी जिसका बहुत ही दुखद अंत होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड आपको इसमें कॉमिक सरप्राइज देखने को मिलेगा, जहां पर एक इंसान जिसको एक डॉग बाइट कर लेता है, एंड में बताया जाता है कि वो इंसान ना, इंसान तो मरा नहीं लेकिन जो डॉग है वो मर गया उस इंसान को काटने के बाद। तो ये बहुत ही कॉमिकली सरप्राइज के रूप में आता है, अनएक्सपेक्टेड ये आपकी पोएम है। दिस पर्टिकुलर वर्क द विकार ऑफ द वेकफील्ड आपको डिटेल में कैरेक्टर वाइज, सेटिंग वाइज पता होनी चाहिए, बिकॉज इससे आपके एग्जाम में डिटेल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जनवरी 2025 में एक बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम ब्रिटिश लिटरेचर, विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आते रहते हैं कि बताओ कौन सा पिकारेस्क्यू नॉवल है, कौन सी गोथिक नॉवल है एंड कौन सी कमिंग ऑफ एज नॉवल है। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। इन these options we see canonization जो कि जॉन डन की एक मेटाफिजिकल पोएम है, वी सी टिंटन एबे जो कि हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ की एक लिरिकल पोएम है, वी सी एंड्रिया डेल साटो जो कि हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक ड्रामेटिक मोनोलॉग वर्क है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। एंड देन वी हैव फ्ली अगेन बाय जॉन डन जो कि एक कन्वर्सेशनल स्टाइल पोएट्री है। बहुत बार अगर आप सर्च करेंगे द फ्ली को, कि आप गूगल पे जरा सर्च करिएगा कि इज द फ्ली अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो उसमें आंसर आएगा यस। तो ये वाला जो आपका क्वेश्चन है काफी फंसाने वाला आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि फ्ली में भी यू सी अ सिंगल स्पीकर जो बोलता चला जा रहा है एंड देयर इज अ साइलेंट लिसनर जो सुनता चला जा रहा है। बट फ्ली का एंड्रिया डेल साटो से थोड़ा सा डिफरेंस ऐसे बनता है कि ये जो स्टाइल है आपका फ्ली में थोड़ा कन्वर्सेशनल स्टाइल है, आर्ग्यूमेंटेशन है, जहां पर एक लवर मनाने की कोशिश कर रहा है अपनी लवर को कि ही इज ट्राइंग टू कंसोल हिम टू मेक लव। तो ये थोड़ा सा एक साइलेंट लिसनर के केस में ना आके थोड़ी सी कन्वर्सेशनल स्टाइल में आ जाएगी। ऑल्दो इनकी जो लवर है वो एक बार भी अपना मुंह नहीं खोलती है, शी इज अ साइलेंट लिसनर, बट स्टिल एंड्रिया डेल साटो विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये जो कैटेगरी होती है, here you see a single speaker जो throughout the poem बोलता चला जा रहा है and there is a speaker in the presence जो जिसको ये एड्रेस कर रहा है, बस ये अपना मुंह बंद रखता है, ही इज अ साइलेंट लिसनर। ये पोएम रिवील करती है बोलने वाले की, द स्पीकर का कैरेक्टर, उसके इमोशंस, उसकी साइकोलॉजी, उसका
क्या मतलब दिमाग में चल रहा है वो आपको इस पोएट्री में देखने को मिल जाएगा। एंड हेंस एंड्रिया डेल सार्टो में एंड्रिया बोलता चला जा रहा है एंड इनकी जो वाइफ लुक्रेजिया है वो सुनती चली जा रही है। It usually occurs at a critical moment in the speaker's life. The poet does not speak directly, the speaker creates a character जो बोलता है। ये जो आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग है उसके लिए हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग बहुत ज्यादा फेमस है। ऑल्दो लिटरेचर के अंदर आपको कई सारे एग्जांपल्स दिख जाएंगे, यूलिसिस देखने को मिल जाएगा एंड देयर वी हैव मेनी मोर एग्जांपल। टी एस इलियट का लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉग भी माना जाता है कि इट इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो फेमस आपके वर्क्स माने जाते हैं वो है आपके रॉबर्ट ब्राउनिंग के माय लास्ट टचेस इज द क्लासिक एग्जांपल, एंड्रिया डेल सार्टो, देन वी हैव फ्रा लिपोलिपि। तो मेक श्योर कि आपको इन टाइप के जॉनरास के बारे में अच्छी जानकारी हो। जनवरी 2025 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि ड्रॉप हो जाना चाहिए था। आइए देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट रिटन बाय मैरी शेली। जो मेजर राइटर्स होते हैं ना, अब आजकल उनके वर्क्स ना पूछकर नॉट पूछ लेते हैं कि बताओ, तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से इनके वर्क्स हैं एंड यू शुड बी एबल टू पिक वन आउट। तो मैरी शेली को हम लोग जानते हैं, शी इज ए सेलिब्रेटेड रोमांटिक राइटर जो कि रोमांटिक एलिमेंट्स, गॉथिक एलिमेंट्स एंड साइंस फिक्शन का परफेक्ट ब्लेंड लेकर आती हैं अपने मैग्नम ओपस वर्क फ्रैंकेनस्टीन के अंदर। शी इज द लव चाइल्ड ऑफ मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट द फेमिनिस्ट एंड विलियम गॉडविन। इनकी इनके घर का जो इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, एक फेमिनिस्ट इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट विद थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स कमिंग बाय। देन शी गोज ऑन टू मैरी अगेन अ सेलिब्रेटेड राइटर और जो कि रोमांटिक एरा में अगेन फेमस है, हमारे पीपी शेली। इनका जो वर्क है लॉस्ट वुमेन वो इनको बिलोंग नहीं करता है, फ्रैंकेनस्टीन, फाल्कनर एंड द लास्ट मैन इनको बिलोंग करता है। व्हाई डिड आई से कि इस क्वेश्चन को ड्रॉप हो जाना चाहिए था? ये जो इन्होंने थर्ड ऑप्शन दिया है वो बच्चों को परेशान कर सकता है, बिकॉज Faulkner with a U is not the exact work that belongs to her। ये जो नॉवल आप देख रहे हैं वो बिलोंग करती है हमारी मैरी शेली को, जो कि एक प्री पिनाल्टिमेट बुक पब्लिश्ड बाय मैरी शेली है। इनकी जो अर्लियर बुक है लोडोर, जहां पर एक यंग वुमेन की एजुकेशन अंडर अ टायरानिकल फादर फिगर को दिखाई गई है। तो ये वाली भी जो स्टोरी है फैक्नर, वो भी इसी पर बेस्ड है। तो क्योंकि आपके एग्जाम वाली गलतियां करते रहते हैं एंड देन मार्क्स आपकी लूज होते हैं, यू हैव टू बी क्लियर विद द मेजर वर्क्स एज वेल एज द माइनर वर्क्स ऑफ दीज important writers। So that were all the questions for today's practice। I hope इस practice से आपको समझ में आता है कि आपको कौन से सेक्शन को कैसे प्रिपेयर करना है एंड कितनी डिटेल में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। If at all you are interested to study a section from the very beginning up till to end, lecture by lecture along with practice of questions, तो आप हमें इस नंबर पर जरूर से मैसेज करें एंड यू कैन अवेल दीज कोर्सेज, जहां पर आप अपनी तैयारी को और भी बेटर बना सकते हो। एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, नथिंग विल हेल्प यू मोर देन प्रैक्टिसिंग ईयर वाइज एंड सेक्शन वाइज क्वेश्चंस। तो आप हमारे इस पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज का पार्ट जरूर से बने, जो डिजिटली आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में हेल्प करते हैं इन द सेम पैटर्न जो आपके एग्जाम सेंटर पर पूछा जाएगा। तो आपको जो एंजाइटी लेवल होता है वो भी कम होता है जब आप डिजिटल तरीके से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो। मेरे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है, बिकॉज यहाँ पर डेली बेसिस पे बच्चों को फ्री पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज, नोटिफिकेशंस एंड डायरेक्ट लिंक्स ऑफ माय वीडियोस एंड पोस्ट्स मिल जाते हैं। तो आई होप देयर इज नो पॉइंट कि आप इनसे ना जुड़े रहें। I'm going to take your leave and I'm going to meet you up next in yet another video. Up till then, bye and take care.